स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ये जो चैप्टर है ये आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक से है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ और भी मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी जानकारी दे देता हूँ जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी भूगोल, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था। जो भूगोल है यानी जो आपका ज्योग्राफी है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस में ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, यानी भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के वर्णन को पढ़ते हैं, यानी पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, जो भूगोल शब्द है उसका जनक माना जाता है एरिस्टोथनीज को, ठीक है। और जो भूगोल का जनक है वो हेकेटियस को माना जाता है। जो पृथ्वी का वर्णन हम पढ़ते हैं उसके अध्ययन के लिए हम भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। पहली शाखा है हमारी भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है हमारी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम जो है भौतिक वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें आपके मृदा भूगोल, जलवायु भूगोल, वनस्पति भूगोल, नदी, झीलें, पहाड़, पठार, ये सब आ जाते हैं, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और जो 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मानव से रिलेटेड जितने भी क्रियाकलापें होती है उन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत आपके जो है जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, ये सारी चीज़ें आ जाती है। जो आपकी 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो जो आपकी जो बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें आप बेसिकली जो है इसके कुछ क्षेत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके दो क्षेत्र रहेंगे, पहला आएगा हमारा मानव भूगोल के विस्तृत क्षेत्र और दूसरा है हमारा उप क्षेत्र। उप क्षेत्र का मतलब होता है छोटे प्रदेश, ठीक है। तो मानव भूगोल के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत आप जो है नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और आवास भूगोल को पढ़ते हैं। जबकि उप क्षेत्र के अंतर्गत जो है हम संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, व्यापार भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटन भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये जो चैप्टर है ये आपके मानव भूगोल के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ का जो क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन वहाँ की जो आबादी होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है सघन आबादी वाले क्षेत्र। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ की जो आबादी होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन वहाँ का जो क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो आप इसको जो है अच्छे से समझ सकते हैं रशिया और उत्तर प्रदेश के उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो रशिया है यानी जो रूस है उसका क्षेत्रफल जो है वो 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। यहीं इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जो जनसंख्या है वो 14 करोड़ है। यानी आप देख सकते हैं कितनी कम जनसंख्या कितने बड़े क्षेत्र में रह रही है। तो ऐसे आबादी को कहते हैं हम विरल आबादी, ठीक है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ की जो आबादी होती है वो काफ़ी अधिक होती है, लेकिन वहाँ का जो क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ऐसी आबादी को कहते हैं सघन आबादी। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,43,000 वर्ग किलोमीटर है। यहीं इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो 20 करोड़ इसकी जनसंख्या है, यानी कितने अधिक लोग जो है कितनी कम जगह पे रह रहे हैं। तो इस प्रकार की आबादी को कहते हैं हम सघन आबादी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे और प्रवास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर की रेंज में जो भी लोग रहते हैं उनकी संख्या को कहते हैं हम जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर है, तो इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहेंगे उसे हम कहेंगे जनसंख्या घनत्व, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, पहले आप लिख दो जनसंख्या और नीचे लिख दो आप क्षेत्रफल, ठीक है। तो इससे आपका जनसंख्या घनत्व निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि यूपी का जो क्षेत्रफल है वो 2,43,000 वर्ग किलोमीटर है। यहीं इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ के आसपास में है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूपी की जनसंख्या घनत्व कितना होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सघन आबादी वाले क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था हमें जो है विश्व जनसंख्या, आपको चैप्टर का नाम ही है विश्व जनसंख्या, यानी कि आपको विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है।
तो विश्व में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ की जो जनसंख्या होती है वो 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर की रेंज में 200 व्यक्ति से भी अधिक लोग रहते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? वो है यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर आपको 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक देखने को मिलेंगे। और जो अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पर भी आपको सघन आबादी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। एक भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक कैसे हो सकती है? अगर किसी स्थान पर जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है वो धनात्मक हुआ है। अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या में कमी हुई है यानी जनसंख्या घटी है तो उस सिचुएशन में जो जनसंख्या में परिवर्तन आया है उसे हम कहेंगे ऋणात्मक परिवर्तन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, मतलब इसके कारण क्या आएंगे, क्यों, कैसे हम पता लगाएंगे जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है? तो इसके जो घटक हैं वो है, पहला आएगा हमारा जो जनसंख्या में परिवर्तन का जो पहला घटक है, यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन क्यों होता है, उसका पहला घटक है जन्म। ठीक है, अगर किसी स्थान पर लोगों का जन्म अधिक होता है तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा इतना। तो ये जो जन्म CBR निकाला जाता है, CBR का मतलब होता है अपरिष्कृत जन्म दर। जो किसी स्थान पर अगर अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उस स्थान पर जो जनसंख्या होती है वो बढ़ जाती है, यानी जनसंख्या में परिवर्तन आता है। तो पहला जो कारण है वो हमारा है जन्म। ठीक है, और जो दूसरा कारण है वो हमारा है मृत्यु। ठीक है, जिसे हम CDR से निकालते हैं। अगर किसी स्थान पर लोगों की मृत्यु अधिक हो रही है तो उस सिचुएशन में जो वहाँ की जो जनसंख्या होगी उसमें कमी आएगी। ये भी एक जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। ठीक है, जो तीसरा है वो हमारा है प्रवास। ठीक है, तो प्रवास का मतलब होता है लोग एक स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे हम प्रवास कहते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कि कोई जो है सऊदी अरब से भारत आता है, ठीक है, तो जो सऊदी अरब से जो भारत लोग आए हैं तो सऊदी अरब की जो जनसंख्या है उसमें कमी आएगी, यानी सऊदी अरब की जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। यहाँ की जो जनसंख्या है वो घट जाएगी, लेकिन जब वो भारत आते हैं तो यहाँ की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण कारक है, घटक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रवास। ठीक है, प्रवास क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इसे प्रवास कहते हैं। और जिस स्थान को छोड़ते हैं, ठीक है, जिस स्थान से लोग चलते हैं उसे कहते हैं उद्गम स्थान, और जहाँ पर वो जाते हैं उसे कहते हैं गंतव्य स्थान। अब ये जो प्रवास होता है ये मौसमी भी जो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ठीक है, अस्थायी या फिर मौसमी एक ही बात है। जो ये प्रवास होता है ये स्थायी भी हो सकता है, यानी परमानेंटली भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि कोई अगर गांव से शहर की ओर परमानेंटली रूप से भी बस सकता है, या फिर कोई व्यक्ति गांव से शहर की ओर बेसिक सी कुछ सुविधाओं के लिए आ सकता है, वापस फिर वो जा सकता है। तो ये जो प्रवास होता है ये स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। अब ये जो प्रवास होता है ये गांव से गांव हो सकता है, गांव से शहर हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर हो सकता है, या फिर शहर से गांव की तरफ हो सकता है। जैसे कि हमने लॉकडाउन के दौरान देखा था लोग जो है शहरों से अपने गाँव की ओर जा रहे थे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम प्रवास की अवधारणा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रवास के कारण। ठीक है, तो प्रवास के क्या क्या कारण है, तो लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? ठीक है, तो इसके हम 2 कारक हैं। ठीक है, पहला आएगा प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक को जो है आप नेगेटिव कारक के रूप में भी समझ सकते हैं और अपकर्ष कारक को आप पॉजिटिव कारक के रूप में भी समझ सकते हैं। प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं कि लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आए हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी होगी तभी तो आए हैं। लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु हो वो उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए तो लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्या पता जहाँ से वो आए हो वहाँ की जो है निम्न दशा हो, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हो, ठीक है, अशांति फैली हो या फिर कोई बीमारी वहाँ पर फैली हो, तभी लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, ये जितने भी कारक मैंने अभी आपको बताए हैं, बेरोजगारी, प्रतिकूल जलवायु, रहने सहने की निम्न दशा, लड़ाई झगड़े, अशांति, महामारी, ये सभी जो है आपके प्रतिकर्ष कारक हैं, नेगेटिव कारक हैं। अब अपकर्ष कारक की बात की जाए तो अपकर्ष कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला आएगा आपका काम के बेहतर अवसर। ठीक है, लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई जो है गाँव को छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान करता है, यानी कि प्रवास करता है। तो वो क्यों प्रवास कर रहा है? क्योंकि क्या पता जो शहर है वहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर हो,
अच्छे अवसर हो, तभी तो वो गांव को छोड़कर शहर की ओर आया है। ठीक है, वहाँ पर शहर में जो है अनुकूल जलवायु हो, रहने सहने की अच्छी दशा हो, सुरक्षा के साथ साथ शांति और साफ सफाई हो, तो ये जो है आपके अपकर्ष कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला आएगा हमारा भौतिक कारक। ठीक है, अब भौतिक कारक को हम जो है प्राकृतिक कारक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से कारक आ जाते हैं, तो पहला आएगा आपका जल की उपलब्धता। ठीक है, अगर आप किसी स्थान पर रहने जाओगे तो आप सबसे पहले यही तो सुनिश्चित करोगे कि वहाँ पर जल की उपलब्धता है या नहीं। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। अगर लोग जो हैं वो उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर जल की उपलब्धता अच्छी मात्रा में हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई किसान किसी स्थान पर रहना जाएगा तो वो उस स्थान पर रहना जाएगा जहाँ पर जल की उपलब्धता अच्छी हो। क्यों? क्योंकि उसे खेती करना है, कृषि करनी है, कृषि के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। अगर आप जो है किसी स्थान पर रहते हैं तो भी आपको पीने के लिए जो है जल चाहिए ही चाहिए। अगर आप वहाँ पर उद्योग लगाते हैं तो उद्योग के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि पानी जो है, जल की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है या फिर कारक है। दूसरा आएगा भू आकृति। भू आकृति का मतलब होता है कि जिस स्थान पर रहते हैं, यानी कि भूमि की जो आकृति है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पहाड़ी इलाके पर रहते हैं तो वहाँ की जो आकृति होगी वो पहाड़ी भू आकृति होगी। अगर आप मरुस्थलीय इलाकों पर रहते हैं तो वहाँ की जो भू आकृति होगी वो मरुस्थलीय भू आकृति होगी। अगर आप जो है तटीय क्षेत्रों पर रहते हैं तो वहाँ की जो भू आकृति होगी वो तटीय प्रकार की होगी। ठीक है, तो जो लोग होते हैं वो ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ की जो भूमि होती है, जहाँ की जो भू आकृति होती है वो समतल होती है। क्यों? क्योंकि लोग जो है ऊपर खापर स्थानों पर रहना पसंद नहीं करते हैं। लोग जो है उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ की जो भूमि होती है वो समतल होती है। क्यों? क्योंकि समतल भूमि पर जो है हम किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, सफलतापूर्वक और विकसित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैगी। ठीक है, किसी प्रकार की भी, जैसे कि अगर आप जो है भारत का उत्तर पूर्वी भाग देखेंगे तो वहाँ का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, जिसके कारण वहाँ पर जो है हवाई जहाज या फिर कुछ भी सुविधाएं जो है स्थल की तुलना में, स्थलीय जो समतल भूमि है उनकी तुलना में वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें लगाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। वहाँ पर जो है हवाई अड्डे बनाना काफ़ी कठिन हो जाता है क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो समतल नहीं है। तीसरा जो कारक है भौतिक कारकों में से वो है हमारा मृदा। ठीक है, अब लोग ऐसे स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ हो। ठीक है, क्योंकि जो किसान होते हैं उन्हें तो खेती करना है तो वो उन्हीं स्थानों को ढूंढेंगे जहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो। तो ये तीन कारक थे जो कि आपके भौतिक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। ये था हमारा भौतिक कारक। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्थिक कारक के बारे में। आर्थिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो आर्थिक कारक के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं औद्योगिकरण। ठीक है, तो पहला औद्योगिकरण। लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र में अधिक रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों को काम मिलते हैं। ठीक है, जिससे वो अपने आय अर्जित करते हैं वहाँ से और अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, लोग जो होते हैं वो औद्योगिक क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और जो आप देख सकते हैं जो रोजगार जो होता है वो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में ही मिलता है। दूसरा कारण है हमारा नगरीकरण या फिर शहरीकरण। ठीक है, लोग जो है शहरों में बसना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो काफ़ी अच्छी होती है कंपैरिजन टू ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। ठीक है, और जो तीसरा कारक है हमारा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत वो है खनिज। ठीक है, अब जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहाँ पर जो है खनन कार्य भी अधिक होता है, यानी खुदाई का कार्य भी अधिक होता है। और खुदाई के कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिससे मजदूरों को जो है रोजगार मिलता है और वो अपनी आय जो है वहाँ से अर्जित करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये थे तीन कारक जो कि आपके आर्थिक कारकों के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, अब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जो लोग होते हैं वो अपने ही समुदाय, अपने ही धर्म और जाति के लोगों के पास में रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है आप जो है हिंदू हो, ठीक है, तो आप जो है मुस्लिम जो समुदाय है उसके साथ बहुत ही कम दिनों तक रह पाओगे। ठीक है, आपको कुछ दिनों में ही जो है आपको वहाँ से मतलब आपका मन हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो जो लोग होते हैं वो अपने ही धर्म जाति के लोगों के बीच रहना अधिक पसंद करते हैं। तो ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न हैगा। ठीक है, तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? इसका उपयोग जो है जनसंख्या के वर्णन के लिए किया जाता है। ठीक है, और भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। अब हम अगर हमें पता करना है कि जनसंख्या भविष्य में बढ़ेगी या घटेगी, तो उसका हम पता कैसे करेंगे? हम अवस्थाओं को देख के तो पता करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी जो है कुछ अवस्थाएं हैं, जिसमें से पहली प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था है। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से समझना है कि प्रथम अवस्था में जो है आपको पता होगा कि 3 प्रकार के देश होते हैं। ठीक है, पहला होता है अविकसित देश, पहले होते हैं अविकसित देश। ठीक है, अविकसित देश जहाँ पर जो है जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा धीमी जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, जो अविकसित देश होते हैं वहाँ की जो जनसंख्या दर होती है वो काफ़ी धीमी होती है, आपको पता है। ठीक है, आपको इस तरीके से याद करके चलना है कि जो 3 प्रकार के देश होते हैं, पहला आएगा अविकसित देश। ठीक है, जहाँ की जो जनसंख्या दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च होती है और मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा उच्च होती है। ठीक है, और जो वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो काफ़ी धीमी होती है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं अविकसित देशों में, वो ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर होते हैं, खेती से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, और लोग जो होते हैं वो अशिक्षित होते हैं। लोगों की जो जीवन प्रत्याशा दर होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएँ होती है वो काफ़ी निम्न दशा होती है वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की। जो दूसरा आएगा हमारी अवस्था, वो है दूसरी अवस्था में देख सकते हैं हम विकासशील देशों को। ठीक है, अब जो विकासशील देश होते हैं वहाँ की जो जनसंख्या उच्च, वहाँ की जो प्रजननशीलता होती है वो आरंभ में तो उच्च वो है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत का उपयोग जनसंख्या के वर्णन और भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी इसके पूर्वानुमान लगाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसकी कुछ जो है हमें 3 अवस्थाएं बताई गई है। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से इसे याद रखना हैगा। जो पहली अवस्था है उसको आपको याद रखना हैगा अविकसित देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो अविकसित देश होते हैं। ठीक है, और जो दूसरी अवस्था है उसको आपको याद रखना हैगा विकासशील देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो तीसरी अवस्था है उसको आपको रखना हैगा विकसित देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रथम अवस्था को आपको समझना है अविकसित देश, या अविकसित देश मतलब जो गरीब देश होते हैं। तो गरीब देश में जो है जो जन्म दर होती है और जो मृत्यु दर होती है वो काफ़ी हाई होती है, कि उच्च होती है। ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ की जो जनसंख्या होती है काफ़ी अधिक होती है, और वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है वो काफ़ी बेकार होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों की मृत्यु भी अधिक होती है। ठीक है, और तो और गरीब देशों में जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो काफ़ी धीमी होती है, और जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर खेती पर निर्भर होते हैं, खेती से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। लोग जो होते हैं वो अशिक्षित होते हैं। लोगों की जो जीवन प्रत्याशा दर होती है वो काफ़ी कम होती है। जीवन प्रत्याशा दर का मतलब होता है कि लोगों की जीने की क्षमता, कि कितने समय तक लोग जी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा दर होती है वो काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं की निम्न दशा होती है। मैंने अभी आपको बताया था अविकसित देश मतलब प्रथम अवस्था। ठीक है, अब द्वितीय अवस्था को देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था द्वितीय अवस्था में आपको क्या मानना है, जो प्रथम अवस्था है वो अविकसित देश है। ठीक है, और जो द्वितीय अवस्था है वो आपकी है विकासशील देश। ठीक है, विकासशील देश जो अभी विकास कर रहे हैं। ठीक है, जो कि प्रथम अवस्था से निकल चुके हैं। तो द्वितीय अवस्था में जो प्रारंभ में जो प्रजननशीलता होती है वो उच्च होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये प्रजननशीलता घटती जाती है, और जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं वो खेती के अलावा अन्य क्रियाओं में भी अपना रोजगार ढूंढने लगते हैं, और यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा दर होती है वह उच्च होती है, अधिक होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है उसमें सुधार होने लगता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था द्वितीय अवस्था मतलब विकासशील देश। ठीक है, आपको इस तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग होते हैं वो शिक्षित होने लगते हैं। तृतीय अवस्था मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, तृतीय अवस्था मतलब विकसित देश। ठीक है, जो कि पूरी तरह से हाई फाई वाले रहेंगे, यानी कि पूरी तरह से विकसित है। तो तृतीय अवस्था में क्या, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट जाती है, और ये जो जनसंख्या जो होती है वो स्थिर रहती है या फिर धीमी गति से बढ़ती है। यहाँ के जो उद्योग होते हैं, यहाँ के जो शहर होते हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, और तकनीक का इन्हें पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है। जीवन प्रत्याशा जो होती है वो उच्च हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती है वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल शहरी लोग हो जाते हैं, और लोग विकसित होते हैं। ठीक है, और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग करके। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पहली अवस्था मतलब
कि प्रथम अवस्था मतलब अविकसित देश, ठीक है, और द्वितीय अवस्था मतलब विकासशील देश, और तृतीय अवस्था मतलब विकसित देश, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। प्रथम अवस्था मतलब अविकसित देश, ठीक है, अविकसित देश, जिसमें जो है जन्म दर और मृत्यु दर जो होती है वो उच्च होती है, ठीक है, और जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो काफ़ी धीमी होती है, और लोग जो होते हैं वो खेती पर निर्भर होते हैं, खेती में ही अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है, और जो लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या होती है वो काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। जो जीवन प्रत्याशा दर होती है वो काफ़ी कम होती है कि क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती है उसका अभाव होता है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न अच्छी नहीं होती है, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है। प्रथम अवस्था मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, अविकसित देश, अविकसित देश को आपको समझना है। द्वितीय अवस्था में आपको समझना है विकासशील देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जो विकासशील देश होते हैं यानी कि वो विकास कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ की जो जनसंख्या दर होती है कि जो प्रजननशीलता होती है वो शुरुआत में तो उच्च होती है, लेकिन समय के साथ साथ घटती चली जाती है, और जो लोग होते हैं वो खेती के अलावा अन्य क्रियाओं में भी अपना आजीविका ढूंढने लगते हैं, यानी अन्य क्रियाएं भी करने लगते हैं। यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा दर होती है वो अधिक होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने लगता है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो शिक्षित होने लगते हैं। तृतीय अवस्था में मैंने अभी आपको क्या बताया था, विकासशील देश, सॉरी विकसित देश, विकसित देश यानी पूर्ण से वो डेवलप्ड हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। तो इसमें जो जन्म दर होती है और जो मृत्यु दर होती है वो दोनों घट जाती है, कि जो जनसंख्या होती है वो या तो स्थिर रहती है या फिर बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है। जो उद्योग होते हैं वो पूर्ण से विकसित हो जाते हैं और तकनीकी ज्ञान इन्हें हो जाता है, और जो जीवन प्रत्याशा दर होती है वो भी उच्च हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं जो होती है वो बिल्कुल विकसित हो जाती है, और यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे और नगरीय हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है इन तीनों अवस्थाओं को। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं, ठीक है। जनसंख्या अगर बढ़ती रहेगी तो इससे कौन कौन सी समस्याएं होंगी। तो सबसे पहली समस्या है संसाधनों पर दबाव, ठीक है। अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रही तो संसाधनों पर दबाव बढ़ना लाजमी है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे जो संसाधन है वो बिल्कुल सीमित मात्रा में है, लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि लोग जो संसाधन है उन पर दबाव पड़ जाएगा, ठीक है, और जो संसाधन है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और विकास में भी बाधा आ सकती है। तो ये थी हमारी पहली समस्या। दूसरी समस्या है प्रदूषण की समस्या, ठीक है। अब लोगों के पास अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो लोगों के पास कार, उद्योग, मोटरसाइकिल ये सब होते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जाएगी। तीसरी जो समस्या है वो है कि भरण पोषण की समस्या, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास जो संसाधन है, जो हमारी उपज है वो तो सीमित है, ठीक है। हम जो है खाद उर्वरक या फिर रासायनिक चीज़ों का उपयोग करके थोड़ी बहुत तो जो उत्पादन है उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से हम जो है जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसका पेट पूरी तरह से नहीं भर सकते हैंगे। जब संसाधनों पर दबाव पड़ता है, प्रदूषण की समस्या आती है, तो भरण पोषण की समस्या अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और इन समस्या के कारण जो है देश का विकास जो है रुक जाता है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रुक जाती है, ठीक है। जो चौथी समस्या आती है वो है विकास में बाधा, ठीक है। जब जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी, भरण पोषण की समस्या बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में जो है विकास में बाधा आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था इस चैप्टर की पूरी नोट्स और समरी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें और भी ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।